नए टॉपिक से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम बेसिस से स्टार्ट करते हैं आज। अब कुछ क्वेश्चन करके आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पैन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। मैम हाँ जी बोलो। एक बार एक क्वेश्चन तो हुआ है, बट एक बार आप आपका लॉजिक बताएंगे उस क्वेश्चन में, कौन सा जो क्वेश्चन? असाइनमेंट आप दिए थे। लेट मी चेक फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? हाँ बोल दो, आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? एक मिनट मैम, देख के बता दें। ठीक है ठीक है। मैम 4.85। 4.85 में अच्छा ये वाला, चलो इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि फाइंड अ वेक्टर इन आर क्यूब। एक वेक्टर निकालना है आर क्यूब में, मान लो वो एक्स वाई जेड है। ये हमें निकालना है कि ये कैसा होगा। दैट स्पेन्स द इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड डब्ल्यू, जो कि यू एंड डब्ल्यू के इंटरसेक्शन को स्पैन करे। और साथ में दिया हुआ है वेयर यू इज द एक्स वाई प्लेन। यू को गिवन है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। प्लेन सबस्पेस हो सकता है ना आर क्यूब का, आर क्यूब है ये, जो प्लेन है वो सबस्पेस हो यस मैम। सकता है। दैट मीन्स एक्स वाई और जीरो। और डब्ल्यू गिवन है हमें, डब्ल्यू इज द सबस्पेस स्पैन बाय, डब्ल्यू क्या है, 1 1 1 और 1 2 3। देखो लॉजिक आपने भी सही यूज़ किया होगा, तभी आपका आंसर आया। इसमें क्या है कि ये क्या होना चाहिए, यू और डब्ल्यू को स्पैन करना चाहिए, मतलब इसके पास यू की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए और डब्ल्यू की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि यू इंटरसेक्शन वी है जो, सॉरी यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को ये तभी स्पैन कर पाएगा ना। ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं क्या नाम दूँ, कैपिटल वी बोल देती हूँ, कि जो v इन दोनों को तभी स्पेंड कर पाएगा जब इसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। दैट मीन्स फर्स्ट तो क्या थिंग है कि जो ये है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, और दूसरा क्या, इन दोनों से जनरेट होना चाहिए। यही चीज़ें देखनी है हमें, तो देख लेते हैं इन दोनों से जनरेट होने पे इसके पास क्या कंडीशन आती है। तो सिमिलरली हमें क्या चाहिए, इन दोनों से जनरेट करना है, तो दैट मीन्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख पाए, यही यूज़ करना था बस। यहाँ से जब आप अप्लाई करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ बचेगा समथिंग 2x-y टाइप का, सॉरी x-2y टाइप का बचेगा। बाकी सब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये शायद 1 हो जाएगा, ये y-x हो जाएगा जब आप इस पर रो एक्लन लगाओगे, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए क्या, क्या मतलब है कि जो ये हमने सिस्टम बनाया है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स जो हमने ये ए मैट्रिक्स बनाई है, ये ए ऑगुमेंटेड भी होगी ना। अब हमारी जो ए है और ए ऑगुमेंटेड भी है, उनकी रैंक सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स जो ये हमारा थर्ड पोजीशन पे ये जो मेंबर आया है x-2y, ये ज़ीरो आना चाहिए। दैट मीन्स x क्या होना चाहिए, y का ट्वाइस होना चाहिए, और जो थर्ड मेंबर है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हमें मिलना चाहिए वो, तो z ज़ीरो आना चाहिए। सो हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर 2y x ज़ीरो, और हमें ऐसा कोई एक वेक्टर निकालना है तो जनरलाइज कर दो इसको 2 1 0 टाइप का। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही कुछ सोचा होगा आपने भी। ये हम उस वेक्टर को दिखाए थे मैम, वो जो सेकंड वेक्टर है, और एक वेक्टर दिया है ना एक्स वाई प्लेन का जो वेक्टर है, हाँ उसका हेल्प से किए थे मैम। हाँ, मतलब वही बात है ना, आपने डायरेक्ट थर्ड वाले को ज़ीरो रख के फिर ये कर दिया होगा ना। हम मैम। तो एक ही बात है, वो कैसे भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेपर में आपकी अप्रोच तो देखा, बस लॉजिक पता होना चाहिए कि ये ऐसे हुआ है और ऐसे ये ठीक होगा। चलिए
अब करें स्टार्ट। बेसिस, बेसिस कुछ नहीं है, बस जो 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 चीज़ें आपने पढ़ी है उन सबको मिक्स कर देना है, वही क्या हो जाएंगे हमारा बेसिस। बेसिस भी सबसे पहले तो क्या होगा, हम एक सेट ऑफ वेक्टर्स लेके चलेंगे। एस मान लो वो u1 u2 अप टू सो ऑन un है, क्या हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स। इस सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस कब कहेंगे हम, किसका बेसिस, बेसिस ऑफ आवर वेक्टर स्पेस v, वेक्टर स्पेस v का बेसिस इसको कब कहेंगे, इफ every element of vector space v can be uniquely written as linear combination of vectors of s। कुछ नहीं है, बस हमने क्या पढ़ा था, जो हमने स्पैनिंग सेट जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे हम कि ये हम क्या कहते थे, ये जो सेट है ये हमारे वेक्टर स्पेस को कब स्पैन करेगा, अगर इस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, तभी बोलते थे हम कि ये इसको स्पैन करेगा या ये इसका स्पैनिंग सेट होगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया है, यूनिकली, मतलब सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। मान लो अगर v1 जो वेक्टर है हमारा वेक्टर स्पेस का, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, v से, अगर ये वेक्टर a1u प्लस a2u प्लस 0 0 बाकी सबका u3 प्लस अप टू 0 इंटू यू एन में लिखा जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही तरीका होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और तरीका हमें नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स जो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अदर मेंबर्स हैं इसके या अगर इसका कोई दूसरा तरीका हमें मिल रहा है v2 u2 प्लस अप टू सोन ऐसा सब कुछ, तो क्या हो जाना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। दैट मीन्स ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी वेक्टर एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब तो अगर हमने इसको अलग से ऐसे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल ही हो जाने चाहिए। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि S जो है, जो कि हमारा क्या है u1 u2 un, इसको हम बेसिस कब कहेंगे, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दो कंडीशंस हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो हमने लिखा कि ये स्पैन करे हमारे सेट को, और दूसरा हमने लिखा क्या, यूनिकली। तो इस यूनिकली को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि जो S है, S क्या करना चाहिए, स्पैन करना चाहिए किसको, V को, या फिर क्या बोल सकते हैं, S शुड बी स्पैनिंग सेट ऑफ V, ऐसा बोल सकते हैं हम। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो S है वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी सेट ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सेट को क्या कह देंगे, हमारे वेक्टर स्पेस का बेसिस। और बेसिस का क्या मतलब है कि इस सेट से हम अपने जो वेक्टर स्पेस है उसका हर मेंबर जनरेट कर सकते हैं। मींस कि हम हमारा जो वेक्टर स्पेस है उसका हर मेंबर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, और वो भी यूनिकली। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर के लिए हमें दो तरीके मिल जाएंगे लिखने के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर या आर क्यूब ले लेते हैं, और एस मैं आपको दे देती हूँ E1 E2 E3, वेयर E1 को मैंने डिफाइन किया 1 0 0, E2 को मैंने डिफाइन किया 0 1 0 एंड E3 को मैंने डिफाइन किया 0 0 1। अब मुझे ये देखना है कि जो ये S है क्या ये स्पैनिंग सेट है, सॉरी बेसिस है हमारे सेट का या नहीं है, इज दिस बेसिस ऑफ R3 और नोट। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये वेक्टर्स हैं इससे हमारा जो R3 है वो स्पैन होना चाहिए। दैट मीन्स हर मेंबर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। और दूसरा
यूनिकली लिखा जाना चाहिए। दैट मीन्स जो ये सेट है E1 E2 E3 ये क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें सिर्फ ये दो ही कंडीशन चेक करनी है। क्या आप चेक करके बता सकते हो मुझे? और सबसे पहले मैं आंसर तपस से जानना चाहूंगी इस क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन पूछा मैम आप? मैंने V को लिखा है, V वेक्टर स्पेस R3 है और ये सेट दिया है। मैंने ये पूछा है क्या ये सेट बेसिस है R3 का या नहीं है। मेरी वॉइस में हाँ अभी मैम, होगा तो। R3 का एक एलिमेंट वन को वन लेती हूँ, हम्म, उसको 1 into E1 प्लस 1 into E2 प्लस 1 into E3 करके तो हो जाएगा। वो E1 E2 E3 तो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही है। लेकिन ये तो आपने सिर्फ एक मेंबर बताया ना। हम चाहते हैं कि इसका हर मेंबर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। हाँ मैम, XYZ लेती हूँ, XYZ X into E1 प्लस Y into E2 प्लस Z into E3 हो जाएगा। हो जाएगा। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो S हमने दिया है वो क्या है, बेसिस है हमारे आर क्यूब का। बोल सकते हैं, क्योंकि E1 E2 E3 Li भी है। Li हम मैट्रिक्स में रख के चेक कर सकते हैं और वैसे हमें दिख भी रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, और ये स्पैन भी कर रहे हैं हमारे सेट को। ये स्पैनिंग वाला हम पहले भी करके आ चुके हैं लेक्चर्स में, और वैसे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि तपस ने तो नहीं बताया, ये शायद ये तपस की आवाज थी क्या? हाँ अच्छा चलो, वेरी गुड। सो तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारे सेट का बेसिस। अब क्या आप मुझे इस R3 का कोई और बेसिस बता सकते हो? यस नेक्स्ट मैम। V क्या R3 है, और हमें मुझे एक सेट आप लोगों से पूछना है जो कि क्या बना दे, बेसिस ऑफ R3 बना दे। वो सेट में वो वेक्टर्स आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ मनदीप बोलो। 200 020 002। 020 और 002 चेक करना क्या मनदीप ने सही बोला है। क्या इसके हाँ अलावा होगा तो। क्या इसके अलावा कोई और भी बता सकते हो? ऐसा ना हो वो, मैम इनफा ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा अलग, मतलब 00 टाइप का ना मैम हो। हम्म 101 हम्म 011 और 001। क्या लगता है आपको ये बनाएगा बेसिस? चेक कर लो। सबसे यस मैम। पहले Li की कंडीशन चेक करो। Li के लिए हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, ए मैट्रिक्स बना लेते हैं हम इसकी। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक किया तो हमने क्या आएगा ये, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें 1 ही मिलेगा जो कि नॉन जीरो है। और जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाते हैं, Li। ठीक है, तो क्या मैं हाँ यहाँ से बोल सकती हूँ दैट एवरी वेक्टर स्पेस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस? क्या मैं ऐसा बोल यस सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि यस हर हमें सिर्फ दो ही चीजें तो देखनी है। क्या देखना है, एक तो Li वेक्टर्स होने चाहिए, हजारों Li वेक्टर्स मिल सकते हैं हमें नंबर, मतलब कॉम्बिनेशन में। जैसे हम इसके लिए तीन तीन का कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं, तीन वेक्टर्स का, तो ऐसे हजारों तीन तीन के कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएंगे जो क्या होंगे, Li होंगे। ठीक है, सो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हो सकते हैं हमारे किसी भी वेक्टर स्पेस के पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब
एक तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है कि अगर हमारा कोई सेट एस है, वो अगर बेसिस है ऑफ वी, देन उसका जो लीनियर स्पैन होगा उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका लीनियर स्पैन क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा मैम। वेक्टर स्पेस कैसे बोल सकते हो आप ये? डेफिनेशन से बोल डेफिनेशन। हाँ, क्योंकि लीनियर स्पैन क्या होता है? पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, यही तो होता है लीनियर स्पैन। फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, एस के वेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब एलएस में आते हैं। और हमने अभी क्या कहा, अगर एस बेसिस है तो वी का हर एलिमेंट क्या हो जाएगा? एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। दैट मीन जो भी लीनियर स्पैन होगा एस का वो कोई और नहीं बल्कि क्या होगा? हमारा वेक्टर स्पेस ही होगा। इसीलिए जब हम इसका लीनियर स्पैन निकाल रहे थे, किसका लीनियर स्पैन निकाल रहे थे? इसका। हमने लीनियर स्पैन वाली क्लास में भी देखा था, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके मैंने वेक्टर्स दिए थे और आपसे उनका लीनियर स्पैन पूछा था। तो क्या आया था हमारे पास? पूरा का पूरा R3 ही आ गया था। सो जब भी S बेसिस होगा, जो S सेट ले रहे हैं हम, अगर वो बेसिस फॉर्म कर रहा है वेक्टर स्पेस के, तो वो हमेशा उसका जो लीनियर स्पैन है वो क्या होगा? वेक्टर स्पेस ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हमने क्या किया, हमने इसको चेक करने के लिए ना क्या बनाई? एक मैट्रिक्स बनाई। दैट मीन्स जब हम स्पैन जो बेसिस है वो चेक कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स के थ्रू भी उसके वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसके थ्रू भी हम बेसिस है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो थी हमारी क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है कोई भी, दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, कि एस के वेक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स से मैं क्या कंक्लूड करना चाहती हूँ कि एस हमारा जो है वो बेसिस होगा वी का, इफ क्या मिल जाए हमें? अगर रैंक ऑफ ए फुल रैंक हो एक, तो तभी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा अगर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब एन और एम दोनों इक्वल और रैंक भी उसकी फुल हो। अगर कोई भी सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पक्का क्या होगा? हमारा बेसिस होगा वी का। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? अगर नहीं है तो मुझे बेसिस बता दीजिए, वन ऑफ द बेसिस, क्योंकि अभी हमने लिखा ना कि इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के। एवरी वेक्टर स्पेस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस। तो मैं वन ऑफ द बेसिस पूछना चाह रही हूँ आर एन ओवर आर का, क्या हो सकता है? मैम 1 0 0 0 0 10 times 1 0 0 0 0 एन टाइम्स 0 1 0 0 0 सब जीरो। फिर ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे? में 0 0 0 लास्ट में 1, लास्ट में 1। तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी? वो तो nth nth पोजीशन है, क्योंकि आर क्यूब में हम थर्ड पोजीशन तक गए थे, आर स्क्वायर में 2 पोजीशन तक जाएंगे, आर 4 में 4 पोजीशन तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये जो सेट हमने बनाया है जिसमें जो 1 की पोजीशन है वो हमने चेंज कर करके n पोजीशंस चेंज किए हैं हमने 1 की। दैट मीन्स जो ये s बनाया है हमने s, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s एन एलिमेंट्स है, n एन एलिमेंट्स एलिमेंट्स। हैं। इसके पास n एलिमेंट्स हैं।
और जो हमने R3/R बनाया था, इसके पास कितने एलिमेंट्स थे? इसके पास भी 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट थे। और जो नेक्स्ट आप लोगों ने बताया 0 2 वाला, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3। दैट मीन्स अब हम कुछ और डिफाइन करने जा रहे हैं, जो कि क्या है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। जैसे Rn/R में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? n। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, जो डायमेंशन ऑफ Rn/R है वो क्या होगी? हमारी n हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ R4/R बताओ मुझे, तो आप क्या बोल दोगे मैम? 4। 4। 4 होगा। R50/R पूछूं अगर मैं? 5 50 50 होगा। 50 R10,000/R पूछूं तो मैं, आप क्या बोल दोगे उसकी डायमेंशन? 10,000। 10,000। सो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ जो बेसिस है हमारे वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि डायमेंशन भी इनफाइनाइट हो सकती है किसी भी वेक्टर स्पेस की? डायमेंशन तो यूनिक होगी मैम। क्यों होगी डायमेंशन यूनिक? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज यूनिक। देखो, जैसे हमें 2 कंडीशन मैम चाहिए। हाँ बोलो मनदीप। आपने कुछ पूछा था? हाँ मैंने ये पूछा था, व्हाई डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज यूनिक। मैम यूनिक इसलिए होगी क्योंकि हम मान लो R³/R ले रहे हैं तो उसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट से जब भी हम एक और डालेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा कि अगर हमने 4 वेक्टर्स डाले R³ में, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए? व्हाई इज दिस हैपेंड? मैम लीनियर स्पैन में बिलोंग कर जाता है। लीनियर स्पैन में कौन बिलोंग कर जाता है? उसमें से कोई एक वेक्टर बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी जो हम 4th वेक्टर लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाकी 3 का, यही कहना चाह रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो ऐसा हमने क्यों कहा? एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है। दूसरा और इजी पर्सपेक्टिव इसका क्या हो सकता है कि हम 4 वेक्टर्स लेके आ रहे हैं R3 में, मतलब 3 टपल है हमारे पास। कौन कौन सा? लाइक A00, अभी मैं ऐसे लेके चल लेती हूँ, 0B0 0 0C, और थर्ड आप कह रहे हो कुछ XYZ है। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने, अगर ये हैं, अगर ये बेसिस के एलिमेंट हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब जब भी हम लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे, रो तो हमें पता है ना 3 ही बनेंगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड को सेकंड कॉलम में, थर्ड को थर्ड कॉलम में, और फोर्थ को फोर्थ कॉलम में। अब अगर ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो कॉलम रैंक है वो रो रैंक के इक्वल ही आनी चाहिए ना, तभी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे चारों वेक्टर्स, क्योंकि ये हमने कॉलम्स में लिखे हैं। बट रैंक तो हमारी ये 3x4 की मैट्रिक्स बन चुकी है, 3 से ज़्यादा रैंक हमारी हो नहीं सकती। सो 4 वेक्टर्स कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते अगर हम R3 की बात करें, मतलब जितने टपल हैं, या जितने, अब हम क्या कह सकते हैं, इसकी डायमेंशन कितनी है हमारी? 3 डायमेंशन के सबस्पेस में जब भी हम 3 से ज़्यादा एलिमेंट, 4 डालें, 5 डालें, 6 डालें, कितने भी डालें, वो हमेशा हमें क्या देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स देंगे। और ये बात भी ठीक है, बाकी जो 4th एक्स्ट्रा आएगा वो सब क्या होंगे? उस पुराने वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर्स किन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो वेक्टर विद दीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमेशा क्या फॉर्म करता है? एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करता है।
याद होगी आई थिंक आपको ये थ्योरम। सो इसीलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट जो डायमेंशन है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हम बेसिस की शक्ल तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले 100 वाले बेसिस लिए 3, फिर हमने 200 वाले लिए, और फिर तपस्या इंद्रजीत ने कुछ 101 टाइप का बताया, लेकिन उनकी जो नंबर थे, इसमें भी थ्री वेक्टर्स लिए हमने, इसमें भी 3 वेक्टर्स लिए, इसमें भी 3 वेक्टर्स लिए, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। अगर हमने 3 से कम लिए तो वो स्पैन नहीं कर पाएंगे, अगर हमने 3 से ज़्यादा लिए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बट हमें बेसिस के लिए तो दोनों कंडीशन चाहिए। अगर हमें दोनों कंडीशन चाहिए तो हमें 3 ही वेक्टर्स चाहिए होंगे बेसिस में, और वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा सबको। मैम हमने अगर 3 से कम लिए तो वो स्पैन नहीं कर पाएंगे, इसका हम रीजन क्या देंगे कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे? रीज़न हम ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन है हमारे पास 3, और वेक्टर्स हम ले रहे हैं, मान लो 2 वेक्टर्स लिए हमने, ठीक है। अब जब ये कुछ सिस्टम बनेगा Ax इज इक्वल टू बी टाइप का, और यहाँ पे जो b है वो हमेशा क्या होना चाहिए? आर्बिट्रेरी, इस 3x3 का एलिमेंट मिलना चाहिए ना। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी शुड बी इक्वल टू 3। बट अगर ए के पास वेक्टर ही 2 हैं तो क्या इसकी रैंक 3 आ सकती है? बोलो। नो मैम। नहीं मैम। नहीं आ सकती। तो दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा तो हमारे यूनिकली रिप्रेजेंटेशन वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेसिस भी नहीं होगा, और हमारे इसको स्पैन भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आप लोग डायमेंशन भी समझ चुके हैं। सो अगर आप समझ चुके हैं तो मैं एक वेक्टर स्पेस देती हूँ आपको। वेक्टर स्पेस है हमारा 0 वेक्टर स्पेस। अब मैं पूछना चाहती हूँ इसकी डायमेंशन। जीरो होगा मैम। और इसके बेसिस में क्या होगा? फाई आएगा, एल ऑफ फाई हम लिखाया था एक। इसके बेसिस में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा एलडी होता है। हमें ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं मिलेगा जो इसको स्पैन कर जाए और वो एल आई हो, क्योंकि ये खुद ही एलडी है। दैट मीन्स कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? 0। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ अब, क्योंकि हमने डायमेंशन भी देख ली है वेक्टर स्पेस की, सो डायमेंशन अगर मैं अब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ, सब स्पेस की डायमेंशन में और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन में क्या रिलेशन हो सकता है? क्या वो इक्वल होंगी हमेशा? अगर नहीं तो फिर एग्जांपल मुझे दे सकते हो आपकी डायमेंशन इक्वल नहीं है। रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ सब स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ मैम दोबारा क्वेश्चन पूछना। कि जो सब स्पेस होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई सब स्पेस भी होगा। सब स्पेस है तो हमने क्या कहा? सब स्पेस है तो वो खुद में वेक्टर स्पेस भी तो है। अब हर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन और बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, तो इस सब स्पेस के भी डायमेंशन और बेसिस एग्जिस्ट करने चाहिए। बट ये तो इस वेक्टर स्पेस का क्या होता है? एक सबसेट होता है। सो इनके डायमेंशन में क्या रिलेशन हो सकता है? मैम या तो डायमेंशन इक्वल होगी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के, या लेस होगी। लेस होगी। आप कोई लेस वाला एग्जांपल दे सकती हो जिसमें वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से सब स्पेस की मैम डायमेंशन आर छोटी हो? क्यूब वेक्टर स्पेस ले लो, आर क्यूब, और सब स्पेस एक्स वाई 0, हाँ, तो आप इस आर टाइप के स्क्वायर भी एलिमेंट बोल होंगे। सकते हो ना। आर स्क्वायर भी बोल सकते हो एक्स वाई 0 को, तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा वो, 2 डायमेंशन का सब स्पेस। सो
क्योंकि हमें पता है सब स्पेस वेक्टर स्पेस से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। सब स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो या तो वेक्टर स्पेस की जितनी होगी, मतलब क्योंकि हमारा आर क्यूब खुद का भी तो सब स्पेस है ना, या जो भी आप वेक्टर स्पेस लेना चाहो वो खुद का सब स्पेस तो हमेशा होता है। सो दैट मीन्स क्या आ गया, सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से या तो छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। अच्छा, अब अगर आप सबको ये क्लियर है तो आप मुझे M2 क्रॉस 2 ओवर R के बेसिस बता दीजिए कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। 1 0 0 0 और 0 0 0 1। कैसे लिखूं, टप्पल में, हमें मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में। 1 0 0 1। नेक्स्ट आपने बोला 0 1 0 0, हाँ 4 होगा, 0 0 1 0 0 0 0 1। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर वेक्टर्स इसके किसी और तरह के दिखते हो और जो इसका बेसिस है वो कुछ उसकी शक्ल कुछ और हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वेक्टर्स के मेंबर हैं उसके बेसिस की, क्योंकि उन्हीं का तो कोई सबसेट उठा रहे हैं ना, हम उसी को बेसिस के लिए चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी शक्ल हमेशा मैच करेगी। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि डायमेंशन ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर R जो है वो 4 4 होगा। होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके बेसिस में 4 एलिमेंट्स है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसका जो भी मेंबर होगा वो कुछ ABCD टाइप का होगा। मतलब अगर हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए, Li चाहिए, तो क्या होगा कि इसके हर मेंबर के लिए मुझे एक मैट्रिक्स चाहिएगी जिससे मैं उसको जनरेट करवा पाऊँ। तो जितने इसके पास एलिमेंट्स हैं उतनी ही क्या होंगी, इसकी डायमेंशन होंगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं अब डायमेंशन ऑफ M n क्रॉस M ओवर R, इसकी डायमेंशन बताइए आप, तो आप क्या बोलोगे। मैम Mn, सो इसकी डायमेंशन Mn, मतलब जितनी भी इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उतनी ही इसके पास डायमेंशन होती है। अब आप इसको जनरलाइज भी कर पाएंगे, अगर मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स दे दूँ यहाँ पे आपको कोई भी, या 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5, तो उसके बेसिस आप इजीली लिख सकते हो। आई होप ये कर ही पाओगे आप लोग। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे सब स्पेस होते हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट इज, अगर मैं आपको वेक्टर स्पेस दे दूं ये वाला, क्या है ये वेक्टर स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू बिल्कुल। सो इसके वन ऑफ द बेसिस बता दीजिए मुझे। 1x x स्क्वायर x टू द पावर n तक। हाँ, तो अगर लेस देन इक्वल टू n लिया है तो 1x x स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे, x रेज टू पावर n तक। ये सभी हमें दिख रहा है, ये Li भी है और ये हमारे इस सेट को स्पैन भी कर देंगे, तो इसके बेसिस जो हो जाएंगे ये। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं आपसे तो इंद्रजीत इसका आंसर आप बताओगे, इसकी डायमेंशन n+1। n+1। क्योंकि हम ये गड़बड़ करते हैं काफ़ी बार कि हमने देखा PNT है, दैट मीन्स इसके डायमेंशन n होगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जीरो पॉलिनोमियल भी तो है इसके पास जो कि कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो इसके बेसिस में n नहीं n+1 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन कितनी होती है, n+1। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। और अगर मैं आपको वेक्टर स्पेस दे दूँ PT, इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इसके बेसिस की बात करूं आपसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर n अप टू सोन, ये चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं। सो अगर इसके बेसिस इनफाइनाइट है तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ PT सेट क्या इनफाइनाइट। होगी, इनफाइनाइट। क्योंकि कोई भी जो
फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है वो उसको जनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है। मान लो किसी ने बोल दिया कि n तक की n अगर डिग्री की पॉलिनोमियल ले ले हम, तो वहां तक की पॉलिनोमियल इसको जनरेट कर पाएंगी। अरे कैसे कर पाएंगी? मैं आपको अगर n+1 की दे दूंगी, आप मुझे कहोगे कि 1 से लेके 1000 तक डिग्री तक की पॉलिनोमियल इसको जनरेट कर पाएंगी। मैं आपको उठा के 1001 डिग्री की पॉलिनोमियल दे दूंगी कि इसको जनरेट करके दिखाओ। क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी फाइनाइट सेट इसको क्या नहीं कर पाएगा, इसको जनरेट नहीं कर पाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलना इज रॉन्ग, क्योंकि हर मोस्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इसके पास जो मेंबर्स हैं उनकी जो डिग्री है वो इनफाइनाइट है, उसका हमें पता नहीं है, नोन नहीं है वो। लेकिन जब तक नोन नहीं होगी तब तक हम बता नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स इसको स्पैन करेंगे, इसीलिए इसकी डायमेंशन जो होती हैं वो इनफाइनाइट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा सा रिजल्ट है, थोड़ा कंसेप्चुअल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लिया कि कोई सेट है S जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास V1 V2 कहाँ तक Vn तक, जो स्पैन करते हैं हमारे वेक्टर स्पेस V को। ठीक है, और एक दूसरा सेट है जिसको मैं T बोल देती हूँ, जिसमें हमारे पास वेक्टर्स हैं W1 W2 Wm, और ये सभी क्या हैं, Li वेक्टर्स हैं हमारे किसमें, V में। ये सभी Li हैं और ये सभी क्या करते हैं, स्पैन करते हैं हमारे सेट को। तो मुझे इनकी कार्डिनैलिटी में बता सकते हो क्या रिलेशन हो सकता है, कार्डिनैलिटी ऑफ S और कार्डिनैलिटी ऑफ T? m लेस देन इक्वल्स टू n होगा, m लेस देन इक्वल टू लेस n होगा, क्योंकि हमें क्या पता है, जैसे हम एग्जांपल r³ का ही ले लेते हैं, तो अगर r³ में हम 4 एलिमेंट्स लेके आएंगे e1 e2 e3 e4, हमें पता है कि वो 4 एलिमेंट्स इसको स्पैन तो कर ही देंगे अगर उनमें से कोई 3 भी Li हुए। ये 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख ही पाएंगे, लेकिन ये चारों के चारों कभी भी Li नहीं हो सकते। मतलब जो स्पैन करने वाले वेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो Li वेक्टर्स हैं वो स्पैन करने वाले से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्पैनिंग वाले हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में ही तो लिखना है। r³ में 4 वेक्टर्स भी स्पैन कर सकते हैं, बट 4 वेक्टर्स Li नहीं हो सकते। दैट मीन्स जो Li वेक्टर्स होते हैं वो स्पैनिंग वाले से या तो इक्वल होंगे या तो उससे कम होंगे Li वेक्टर्स। और अब हम क्या कह रहे हैं कि जो V अगर इनसे स्पैन हो रहा था, देन V इज ऑल्सो स्पैन्ड बाय किन वेक्टर से, इन वेक्टर से भी स्पैन होगा, जिसमें W1 W2 Wm, कुछ तो ये m जो Li है उनको उठा लेंगे, और जो बाकी जितनी भी हमारे पास कमी रहती है, क्योंकि मान लो r³ में 2 ही एलिमेंट हमें दिए हों इस सेट में, 3 ना दिए हों, तो अगर 2 ही दिए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए एक वेक्टर यहाँ से भी उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसको स्पैन करते हैं। सो दिस सेट, और अगर हम यहाँ से अगर हमारे इसकी डायमेंशन समथिंग, अब m तो हमने यहाँ से उठा लिए, अब कितने की कमी है टोटल n होने में, अगर मैं इसकी डायमेंशन n कहती हूँ, डायमेंशन ऑफ V इज n, ये बोलना ज़रूरी है कि इतने वेक्टर्स तो Li वाले उठा लिए हमने, साथ में इसकी कमी पूरी करने के लिए हम क्या भी उठा लेंगे, जो स्पैन कर रहे हैं उनमें से भी कितने वेक्टर्स उठा लेंगे, n-m वेक्टर्स उठा लेंगे। तो अगर मैं इसको I1 V of I2 अप टू सो ऑन V of I n-m, अब हो गए हमारे पास 4 वेक्टर्स, सॉरी n वेक्टर्स हो गए टोटल, m ये और n-m ये, तो टोटल हमारे पास n वेक्टर्स हो गए। और इनमें से कौन से उठाएंगे हम, वो जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जो इनसे अलग हैं, मतलब कि जो इनके Li हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वाले नहीं उठाएंगे हम, सारे अलग उठाएंगे। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, बाकी क्वेश्चन में यूज होगा जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्पैन वालों में से वो उठाने हैं, पहले Li वाले सारे उठा लो
और बाकी जितनी कमी रहती है हमारे पास वो स्पैन वाले में से उठा लो जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इनसे। ठीक है, ये बाकी और क्वेश्चन करेंगे जब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक दो रिजल्ट और देख लेते हैं इसके, या नहीं आप मेरे को ये बता दीजिए, उससे रिजल्ट हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास एक दो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर्स दिए हुए हैं ये 1 1 -1 2 3 -1 3 1 -5। These are vectors in R cube. Will they form basis of R3 or not? चेक करके आंसर दो मुझे। यस मैम होगा। होगा? बाकी यस सब मैम। भी आंसर करो, होगा या नहीं होगा। मैम मेरा तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? किस में प्रॉब्लम आ रही है? एल आई में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसमें? एलआई में एल आई में प्रॉब्लम आ रही है। एलआई में तो डिटर्मिनेंट से हो जाएगा, एलआई हो रही है लेकिन वो जो स्पेन है वो नहीं हो रही है। स्पैन नहीं हो रही है, किसी की हाँ स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की एल आई में। देख लेते हैं, सबसे पहले एल आई देख लो, होगा या नहीं होगा। 3 1 -5 रैंक वाले से भी जा सकते हो, डिटर्मिनेंट वाले से भी जा सकते हो। डिटर्मिनेंट ही देख लो, इसका जल्दी हो जाएगा। -15 + 1 -2 इंटू -5 + 1 + 3 इंटू -1 + 3। चेक कर लेना गड़बड़ तो नहीं है कहीं। -14 ये हमारा बचेगा -4 + 8 और दिस इज 2 6 8 + 6 14 और 14। ये तो 0 आ गया डिटर्मिनेंट, ये तो 0 हाँ आ मैम, गया। मेरा भी 0 ही आ रहा था। दैट मीन्स ये एल आई नहीं है, ये एल आई नहीं है तो ये बेसिस नॉट फॉर्म द बेसिस। डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। हमें स्पैनिंग की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो कभी भी स्पैन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। सो अभी भी हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर किसी सेट की डायमेंशन n है और उसके पास n+1 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे, क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट मैम, डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होंगे। लॉजिक हमें समझ आ गया क्यों होंगे, क्योंकि वो कभी तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के लिख वो पाएंगे। हाँ, जो एक्स्ट्रा होंगे वो उन n का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी हमें फुल रैंक कभी मिल नहीं पाएगी। ठीक है, अगर एक सेट है जिसकी डायमेंशन n है और इसके पास एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं u1 u2 un और ये सब के सब क्या हैं li हैं।
ये सब एल आई है, तो क्या ये बेसिस फॉर्म कर देंगे? यस मैम। यस, ये बिल्कुल बेसिस फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये एल आई तो है ही और एन वेक्टर्स हैं और डायमेंशन भी कितनी है n। अगर किसी सेट के पास उतने ही एल आई वेक्टर्स हैं जितने की किसी सेट की डायमेंशन है, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस फॉर्म करेंगे, क्योंकि वो टोटल n एल आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हर एलिमेंट्स को अलग अलग के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इजीली लिख सकते हैं। सो जो ये बना, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसमें एक भी मेंबर बढ़ा दूं un के साथ un+1 भी रख दूं, और ये तो है ही, तो क्या ये कभी भी एल आई होंगे? यस, क्या ये एल आई होंगे कभी? और अगर मैं u1 u2 एक वेक्टर कम कर दूं, क्या ये एल आई होंगे? हाँ मैम, होगा तो। दोनों? हाँ, दोनों ही। हाँ, डायमेंशन n है सेट की। n+1 नहीं होगा, वो जो n-1 है वो होगा। वो होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा n+1 और हाँ मोर वेक्टर्स एल आई नहीं हो सकते। मतलब हाँ इस जो भी ये वेक्टर स्पेस है, इसके पास मैक्सिमम एल आई वेक्टर्स कितने हो सकते हैं? n हो सकते हैं, इसकी डायमेंशन से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये सेट हमने बनाया, जिसके पास उतने ही एलिमेंट्स हैं जितनी हमारे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमल एल आई सेट। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमल एल आई सेट, क्योंकि इससे ज्यादा हमने अगर एक भी वेक्टर इसमें ऐड किया तो वो एल आई नहीं रहेगा, जैसे हमने इस केस में देखा। क्लियर? दूसरी चीज, सेम चीज वही, अगर किसी सेट की डायमेंशन n है और उसके पास n वेक्टर्स हैं, किसी सेट के पास v1 v2 vn, जो इसको स्पैन करते हैं v को, देन जो ये स्पैन कर रहे हैं n ही डायमेंशन है, n ही वेक्टर्स इसको स्पैन कर रहे हैं, ये जितने n वेक्टर्स हैं इसमें, ये सभी इसको स्पैन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? T विल फॉर्म द बेसिस ऑफ V। क्योंकि देखो, इसकी डायमेंशन n ही है और इसके पास n ही वेक्टर्स हैं, मतलब कि इसका हर मेंबर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या अगर मैं एक वेक्टर कम कर दूंगी अगर इसमें से, क्या तब भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको स्पैन करेंगे ही करेंगे? ये इसको स्पैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी वेक्टर कम हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वो रैंक वाली। हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, और वो नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि n के इक्वल चाहिए। अगर एक भी वेक्टर कम हुआ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, रैंक ऑफ ए कभी भी n नहीं आ पाएगी हमारी। सो इससे कम होते ही एक भी वेक्टर्स ये कभी भी इसको स्पैन नहीं कर पाएगा। तो n तो चाहिए स्पैनिंग के लिए, और n से ज्यादा इसके पास एल आई भी नहीं हो सकते। मतलब जो ये सेट हमने लिखा है ये एल आई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इसके पास n ही एलिमेंट है और इसकी डायमेंशन n है और ये स्पैन भी कर रहा है। सो और अगर मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूं इसमें v1 v2 vn, और एक और एलिमेंट बढ़ा दिया मैंने vn+1, क्या अब ये इसको स्पैन करेंगे? क्या अब ये इसको स्पैन कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? हाँ मैम, कर जाएगा। 0 इंटू वो जो लास्ट वेक्टर है वो कर देंगे। 0 इंटू लास्ट वेक्टर करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन में स्पैन तो कर जाएंगे, बट ये क्या नहीं होंगे? एल आई नहीं हो पाएंगे। सो दैट मीन्स ये फॉर्म करेगा बेसिस, और इसको हम क्या कहेंगे? इसके पास जो स्पैनिंग सेट होता है, इससे छोटा स्पैनिंग सेट मिल सकता है क्या इस वेक्टर स्पेस के पास? क्योंकि जब हमने ये कहा कि अगर हमने एक भी वेक्टर इसमें से कम किया, एक भी वेक्टर अगर कम किया तो ये स्पैन नहीं कर पाएगा, और एक वेक्टर बढ़ाते ही ये एल आई हो जाएगा, एल आई नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स जो हमने ये सेट लिखा है ये क्या है? इसका मिनिमल स्पैनिंग सेट है।
कि सबसे छोटे से छोटा सेट जो इस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता है, मतलब इस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जिस छोटे से छोटे सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है वो ये टी ही है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज मिनिमल स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको इग्नोर करना। ये क्या है? मिनिमल स्पैनिंग सेट। ठीक है, अगर किसी भी सेट की डायमेंशन n है और उसके पास n li वेक्टर्स हैं तो वो मैक्सिमल li वेक्टर्स हैं उसके पास, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और उसके पास n स्पैनिंग वेक्टर्स हैं जो उसको स्पैन कर रहे हैं तो वो मिनिमल स्पैनिंग सेट है। सो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं डायमेंशन ऑफ बेसिस की? पहले तो डायमेंशन तो हम करते रहेंगे। बेसिस ऑफ v क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? मिनिमल स्पैनिंग सेट विच इज इक्वल टू मैक्सिमल li सेट, कि किसी भी वेक्टर के स्पेस के पास जो भी मैक्सिमल li सेट होगा वो बेसिस होगा और जो मिनिमल स्पैनिंग सेट होगा वो बेसिस होगा। अभी हमने यही तो किया है, हमने इसका मिनिमल स्पैनिंग सेट लिया और उसको क्या कहा? बेसिस। ये हमने प्रूव भी किया कंसेप्चुअली, क्योंकि इससे ज़्यादा होते ही li लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इससे कम होते ही स्पैनिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सिमिलरली जब हमने इसका मैक्सिमल li लिया तो एक बढ़ाते ही li वाली कंडीशन खत्म, एक कम करते ही इसकी स्पैनिंग वाली कंडीशन खत्म। सो दैट मीन्स जो इसका बेसिस होता है वो क्या होता है? कोई भी सेट जो मिनिमल स्पैनिंग सेट है, दैट मीन्स उसके पास उतने ही वेक्टर्स हैं जितने उसकी डायमेंशन है और वो साथ साथ में स्पैन भी करते हैं, तो वो बेसिस बना देंगे। या फिर उसके पास जितनी उसकी डायमेंशन है उतने ही li वेक्टर्स हैं तो वो उसकी क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? बेसिस बना देंगे। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं किसी चीज का? नो मैम। चलिए, सो यहाँ से मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि मान लो R3 है, R3 में li वेक्टर्स तो ये भी है ना, अगर मैं इन दो वेक्टर्स की बात करूँ li तो ये हैं बट ये बेसिस नहीं है। सो अगर मुझे इनको बेसिस बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज मुझे क्या चाहिए ताकि ये बेसिस बन जाए? और जो 0 0 1 वो वेक्टर 0 0 1 मतलब हमें एक वेक्टर और चाहिए ना जो इन दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो कोई ज़रूरी नहीं है 0 0 1 हो, वो 0 0 2 भी हो सकता है, बट इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हमारे पास उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस। बेसिस फॉर्म करने के लिए हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? और सिमिलरली आर क्यूब को स्पैन तो ये भी कर रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1। क्या ये स्पैन नहीं कर रहा आर क्यूब को? ये स्पैन करता है आर क्यूब को, हाँ बट ये li नहीं है, ये बेसिस तो नहीं है क्योंकि इसकी डायमेंशन तो 3 है। हमें 3 वेक्टर्स चाहिए इसको स्पैनिंग कराने के लिए, li होने के लिए। तो इसका मतलब क्या? हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इस सेट को, अगर हमें आर क्यूब का इसको बेसिस बनाना है। रिड्यूस करने का क्या मतलब है? हमें वो एलिमेंट हटाना होगा इसमें से जो कि ld है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 1 1 1, क्योंकि ये इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। सो दैट मीन्स कि जो स्पैनिंग सेट होता है, स्पैनिंग सेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू फॉर्म बेसिस। बेसिस बनाने के लिए स्पैनिंग सेट को रिड्यूस किया जा सकता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर? ओके। यस मैम। अब अगर आपको कहीं भी दिख जाए 3 वेक्टर्स हैं, मतलब जितनी उसकी डायमेंशन है उतने ही वेक्टर्स हैं उस सेट के पास, अगर वो li उनको li चेक कर लो या स्पैनिंग कर लो, दोनों कंडीशन चेक करने की कोई नीड नहीं है। अगर जितनी डायमेंशन है उतने ही वेक्टर्स हैं तो अगर वो li है तो वो पक्का हमारा क्या फॉर्म कर देंगे?
बेसिस। बेसिस फॉर्म कर देंगे। अगर वो स्पैन कर रहे हैं तो भी हमारा बेसिस फॉर्म कर देंगे। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, अगर हमारे पास उतने ही वेक्टर्स हैं जितनी हमारी डायमेंशन है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर्स है हमारे पास 1 -1 -3, सेकेंड वेक्टर इज 3 -2 -8 एंड 2 1 -3 1 2 1। Will they form basis of R3 over R or not? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? डायमेंशन तो ये तो 4 वेक्टर है, यहाँ पे तो डायमेंशन 3 है R3 का। हाँ, और 4 वेक्टर्स R3 में 4 वेक्टर्स क्या होंगे? ये 4 वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं। हो जाएगा। 4 वेक्टर्स हैं और R3 ओवर R की डायमेंशन जो है वो कितनी है हमारे पास? 3। तो किसी भी n डायमेंशन के सेट में n से ज़्यादा वेक्टर होते ही LD होंगे तो बेसिस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम इनको रिड्यूस करके बेसिस बना सकते हैं? ये आपका होमवर्क है। इनको रिड्यूस करके 3 वेक्टर्स ऐसे ढूंढ के लाओ इनमें से हैं भी या नहीं। क्या क्या इसके हर 3 वेक्टर्स LD या LI हैं? वो आपको चेक करके लाना है। 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ और चेक करो कौन सा LI आ रहा है। जो भी 3 का कॉम्बिनेशन LI दे जाएगा वही इसका बेसिस बना देगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3, सेट है 1 2 0 0 1 0 in R cube. Will they form basis or not? नो मैम, काहे? डायमेंशन तो स्पैन नहीं कर पाए, बिकॉज स्पैन नहीं कर पाए। इसकी डायमेंशन 3 है और 2 वेक्टर्स 3 इसको स्पैन नहीं कर 2 पाएंगे। क्या ये दोनों LI है या R क्यूब में? एक बार ये चेक करना। है तो LI है। तो अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा कि LI को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए। सो आपका होमवर्क ये है कि आप इसको एक्सटेंड करके लाएंगे और 3 वेक्टर मुझे ऐसे देंगे। 0,0,1 होगा तो 0 0 1 ऐड करने से ये बन हाँ जाएगा। यस, बिल्कुल, ये इन दोनों हाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के साथ ये वेक्टर्स भी ऐड कर देते हैं तो जो सेट बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा? इसका बेसिस बन जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ फटाफट, आप उनको सोचते जाओ और आंसर अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, फिर मैं आपसे पूछती रहूँगी। ठीक है, वेक्टर स्पेस है हमारा C ओवर R और आपको क्या चेक करना है? सेट लिख रही हूँ, इनमें से कौन इसका बेसिस फॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा। फर्स्ट सेट इज 1 आयोटा, सेकंड इज 1 2 आयोटा, थर्ड इज 2 iota 3 iota, fourth is 2 3 iota, next is 2 plus 3 iota, 3 plus 4 iota, 2 and 2 plus 3 iota, next is 2 3 4 minus 5 iota, iota 2 plus 3 iota, next is a plus iota b, c plus iota d, such that AD minus BC is non-zero. Sorry.
फर्स्ट का क्या लग रहा है? नहीं होगा, फर्स्ट लिनियरली स्पेनिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्पैन नहीं कर पाएगा इसको? हाँ, रियल नंबर में तो नहीं होगा। फील्ड है ना रियल नंबर, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है वेक्टर स्पेस तो हमारा। फील्ड से तो हमें सिर्फ स्केलर चाहिए ना। हाँ, तो आई को तो 1 into आई में लिखना हो, इसके बाद सोचो सोचो। ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। वो जो स्पेन है वो तो मुझे समझ में नहीं आई। स्पैन है या नहीं चेक कर लो ना। सी का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसको चेक करो क्या वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है या नहीं लिखा हाँ, जाता। वो तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, हो मुझे भी जाएगा। बताओ। हाँ, हुआ तो या नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर से आई लेती हूँ, आई इक्वल टू आई इंटू 1 प्लस 0 इंटू आई हो जाएगा। वो तो एक ही हुआ ना, जनरलाइज बताओ। और हाँ, ठीक है, देखती हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई को आप a इंटू वन प्लस बी इंटू आयोटा टाइप में कैसे लिख सकते हो? ए और बी को क्या ए लेना पड़ेगा? इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई। बिल्कुल, कंपेयर कर दो ना रियल और इमेजिनरी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम कोई भी उठाएं वेयर ए एंड बी आर रियल, तो वो इसी टाइप का तो होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यही तो होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल्स। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला, एक तो ये एल आई है प्लस स्पैन भी कर रहा है क्योंकि इसका मैम एक हर बार एलिमेंट एल कैसे है एक बार? एल आई या तो ऐसे चेक कर लो, ए इंटू वन प्लस बी इंटू आयोटा करेंगे इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो आयोटा, एक ही वेक्टर है मतलब दो है, सॉरी। सो कंपेयर करो, ए भी जीरो आ गया, बी भी जीरो आ गया, हो गया एल आई। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हो कि स्केलर हमारा रियल है और ये दो वेक्टर्स हैं, क्या ये दोनों स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के, वेयर स्केलर बिलोंग्स टू रियल? क्या मैं आयोटा को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके वन ला सकती हूँ, या क्या मैं वन को किसी आयोटा से मल्टीप्लाई करके या किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आयोटा ला सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नहीं हो सकता। तीसरा मेथड, क्योंकि फील्ड रियल है, फील्ड रियल है तो वन भी एक वेरिएबल है और आयोटा भी एक वेरिएबल है। सो वन यहाँ लिखो, आयोटा यहाँ लिखो और मैट्रिक्स बना दो, फर्स्ट की 1 0, सेकंड की 0 1, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स ये एल आई है। बहुत सारे वेज हैं आपके पास एल आई चेक करने के। और अगर सिर्फ दो ही वेक्टर्स हैं हमारे पास तो ये चेक कर लिया करो क्या वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं या नहीं है, वेयर स्केलर फील्ड से आना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये एल आई भी हो गया और स्पैन भी कर गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका बेसिस बन गया, बेसिस। अब अगर ये इसका बेसिस बन गया है तो आप इसकी डायमेंशन भी इजीली बता सकते हो मुझे, सी ओवर आर की डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ सी ये ओवर 2 आर है, क्या? 2 मैम। 2 बोला? हाँ 2 बिल्कुल। है। इसको इसकी डायमेंशन 2। अब आपको डायमेंशन भी पता है, अगर आपने एक सोल्व कर दिया तो बाकी इजीली आप बता सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ अभी सभी मेरे को, सेकंड होगा या नहीं होगा बेसिस? हाँ मैम। रीजन भी बताते जाओ। डायमेंशन 6। डायमेंशन 2 है, वेक्टर्स 3 है, कभी भी एल आई नहीं हो सकते। ये बताओ थर्ड वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा मैम, क्यों नहीं होगा? डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 आयोटा मिल जाए? 2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी वेयर 3/2 बिलोंग्स टू रियल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 आयोटा। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, ये एल डी हो गए तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। थर्ड वाला, फोर्थ मतलब क्या हम इसको डिटर्मिनेंट से कैसे चेक करें? इसको
कर लो। देखो मैंने क्या Yes, बताया था, फील्ड रियल है तो एक वेरिएबल 1 है, एक आयोटा है, एक वेरिएबल 1 है, एक आयोटा है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट इस फर्स्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है। सो 1 का कोफिशिएंट नहीं है, ये 0, ये 2। सेकंड में 1 का कोफिशिएंट नहीं है, ये 3 है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0। समझ गए? हाँ मैम। फोर्थ बताइए आप मेरे को अब। फोर्थ नहीं होगा। नहीं होगा, वो जो डायमेंशन 3 है आज वो भी का तो 2 है। इसमें तो 3 वेक्टर्स हैं, ये तो कभी भी नहीं होगा। फिफ्थ, चलिए मुझे उम्मीद है अब आप फिफ्थ सिक्स सेवन्थ को कर लोगे। एट्थ चेक करो एक बार। ये नाइन्थ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है 6 7 8 नाइन्थ। होगा मैम। नाइन्थ होगा। कैसे किया? डिटर्मिनेंट से किए। डिटर्मिनेंट से किया है। सो डिटर्मिनेंट से एल आई हो गया, और क्योंकि ये 2 ही वेक्टर्स हैं और डायमेंशन भी 2 ही है हमारे सेट की, सो 2 वेक्टर 2 डायमेंशन के सेट में अगर वो एल आई है तो वो क्या बन जाएगा? स्पेसिस बन जाएगा। और चेक कैसे किया डिटर्मिनेंट से? सिंपली ए बी लिख दिया, यहाँ पे सी डी लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट नॉट ए इक्वल बी 0 है। माइनस बी सी वो गिवन है कि नॉन जीरो है। अगर गिवन नहीं होता तो हम नहीं बोल सकते थे कि ये एल आई है या एल डी है, बट क्योंकि इसने दिया है ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है, इसीलिए ये क्या हो गया? एल आई हो गया। तो आई होप अब आपको समझ आ गई हैं ये सारी चीज़ें। अगर ये समझ आ गई हैं तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हमें किसी, चलिए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अगर हमें मान लो किसी भी सब स्पेस का जनरेटिंग सेट दिया हुआ है कि कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और बोल रखा हुआ है कि ये जो वेक्टर्स गिवन है ये हमारे सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, मतलब हमारे सब स्पेस का हर मेंबर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। अब हमें उन वेक्टर्स में से, मान लो वो u1 u2 u3 कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, उन सब में से ये बताना है कि इनमें से बेसिस कौन कौन फॉर्म करेगा। जो मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सेट को बेसिस फॉर्म करवाते हैं, किसी भी सबसेट का या सब स्पेस का, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कास्टिंग आउट एल्गोरिथम। कास्टिंग आउट एल्गोरिथम की कास्ट आउट करना है हमें। और प्रोसेस क्या होता है वो एक क्वेश्चन के थ्रू हम बेटर समझेंगे, तो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है W be a subspace of R5। R5 का सबस्पेस है W, जो कि स्पैंड होता है इन जो ये वेक्टर्स दिए हुए हैं इनसे। वेक्टर्स क्या है? सबसे पहले u1 वेक्टर है आपके पास 1 2 1 3 2। उसके बाद सेकंड वेक्टर u2 है 1 3 3 5 3। u3 is 3 8 7 13 8। u4 is 1 4 6 9 7 and u5 is 5 13 13 25 19। ये 5 वेक्टर है जो इसको स्पैन कर रहे हैं। हमें क्या करना है? बेसिस फाइंड करने हैं, बेसिस ऑफ v। सो देखो बेसिस फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो स्पैन चाहिए, दूसरा एल आई चाहिए। अब हमें दिख रहा है कि ये स्पैनिंग तो गिवन है क्योंकि ये स्पैन कर रहे हैं W को। बस अब हमें इनमें से ये चेक करना है कौन कौन एल आई है। जो भी एल आई होगा उसको उठा लेंगे, जो एल डी होगा उसको बाहर कर देंगे। सो जितने भी इनमें से एल आई बचेंगे वो क्या बना देंगे? हमारा बेसिस बना देंगे W का। सो उसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप, इन जो भी ये वेक्टर्स हैं इनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ दीज वेक्टर्स कॉलम वाइज, मतलब कि जो भी ये वेक्टर्स हैं इनको कॉलम्स में लिखना है।
फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वेक्टर जैसे हम लिखते हैं, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ कॉलम। सेकंड इसको कन्वर्ट करना है रो एक्लन फॉर्म में। कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर थर्ड, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें चेक करना है कॉलम्स को। चेक कॉलम्स विद पिवोट एलिमेंट्स। पिवोट एलिमेंट्स आप समझते हो ना? जिस भी कॉलम में पिवोट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एलआई कॉलम होंगे। मैम पिवट मतलब पिवोट को लीडिंग एंट्री भी बोलते हैं ना। रो एक्लन फॉर्म की हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वही तो होता है पिवोट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ तो रो एक्लन में कन्वर्ट करने के बाद फिर पिवोट एलिमेंट ढूंढो, और पिवोट एलिमेंट का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम होगा, जिस भी कॉलम में पिवोट एलिमेंट आएगा वो वही कॉलम्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बाकी जिनमें पिवोट एलिमेंट नहीं है उन कॉलम्स को हम हटा देंगे, और बचेगा कौन से कॉलम्स, मतलब जिस भी कॉलम में पिवोट एलिमेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमने वेक्टर लिया था। जैसे मान लो v1 हमने लिखा, फर्स्ट कॉलम में एक पिवोट मिल गया हमें, थर्ड कॉलम में एक पिवोट मिल गया, और एक फिफ्थ कॉलम में पिवोट मिल गया हमें। तो जो ये तीन वेक्टर्स हैं ये क्या बना देंगे, हमारा सबस्पेस, सॉरी बेसिस बना देंगे। बाकी जो u2 और u4 में हमें पिवोट नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे बाकी तीनों पे। प्रोसेस क्लियर है? क्लियर है तो क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है सबसे पहले, इनको कॉलम्स लास्ट में जो बताया। हाँ, पिवोट एलिमेंट को गोला मार लो। जिस भी कॉलम में पिवोट एलिमेंट आ रहा है वो सभी कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वही बेसिस फॉर्म करेंगे। जिसमें भी पिवोट एलिमेंट नहीं है जिस कॉलम में, वो कॉलम बेसिस के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? सो सबसे Yes, पहला काम इनको लिखना कॉलम्स में, 1 2 1 3 2। सेकंड क्या है, 1 3 3 5 3, 1 3 3 5 3। थर्ड क्या है, 3 8 7 13 8, 3 8 7 13 8। Fourth is 1 4 6 9 7, 1 4 6 9 7, and fifth is 3 13 13 25 19, 3 13 13 25 19। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड में क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन में कन्वर्ट करना है। रो एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऑपरेशन लगते हैं वो लगाते जाओ, 1 1 3 1 3, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में क्या करना है, R2 में ऑपरेशन लगाना है, 2R1 R2 माइनस 2R1 लगाते जाओ। ये क्या आ जाएगा, 0, दिस विल बिकम 1, दिस इज 2, 4 माइनस 2 2, और 13 माइनस 6 कितना बचेगा, 11। यहाँ पे कुछ और था क्या, 5 था ना, गलत लिख दिया मैंने, ये 5 था, दिस इज 5, तो 13 माइनस 10 इज 3। क्लियर? अब थर्ड में क्या ऑपरेशन लगाना है, R3 में R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, so this will become 1 2 3 5, and 13 minus 5 is अरे बोलो 8। फोर्थ में क्या लगाना है, R4 में R4 माइनस 3R1 लगा देते हैं, 0, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 9 is 4, and after that 9 minus 3 is 6, 25 minus 15 is 10। फिर R5 में लगा देते हैं, R5 माइनस 2R1,
सो ये 0, ये मैंने 1 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा। 0, 3 - 2 1, 8 - 6 2, 7 - 2 5 एंड 19 - 10 9। ये आ गया। मे भी हो सकता है मैम थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 4 आएगा। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 3 ये 4 आएगा। अच्छा जी, चलिए 4 कर लेते हैं। और किसी में कुछ गड़बड़? बाकी ठीक है ना सब? 1 2 3 7 - 3, हाँ 4 आएगा, और ये 8 आएगा, और 1 5 आएगा। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब इनको 0 बनाना है हमें, सो लगाते हैं फिर से प्रोसीजर। 1 2 3 4 5, 1 3 1 5, 1 2, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं हम यहाँ पे, 2 3। ट्वाइस माइनस करेंगे तो ये बन गया 0 0, 5 - 4 1, 8 - 6 2। नेक्स्ट में लगाएंगे ट्वाइस मल्टीप्लाई करके 0 0 2 और 10 - 6 4। नेक्स्ट इज एज इट इज माइनस करना है 0 0, 5 - 2 3, 9 - 3 6। अब क्या होगा, अब ये वाला नहीं 0 बनाना है, ये तो हमें दिख रहा है इसका ट्वाइस है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। तो अब हमें पिवोट एलिमेंट ढूंढना है। पहले ये पिवोट है, ये पिवोट है और ये पिवोट है, और कोई पिवोट एलिमेंट नहीं है। सो हमें किस किस कॉलम में पिवोट एलिमेंट मिला? फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में एंड फोर्थ कॉलम में। क्लियर? फर्स्ट कॉलम में पिवोट एलिमेंट है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। सो जो बेसिस ऑफ W होगा वो क्या क्या होगा, उसमें आएगा U1, जो ऊपर जो लिख के आ रहे थे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वन, थर्ड और फिफ्थ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों इसके बेसिस एलिमेंट नहीं होंगे, सिर्फ U1 U2 और U4 होंगे। तो बेसिस ऑफ W में क्या आएगा, U1 U2 एंड U4। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आज करवाया, और उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, और जो भी बेसिस डायमेंशन के क्वेश्चन है आप वो भी स्टार्ट कर दो उसमें से, क्योंकि अब तो